नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 50 साल पहले दिसंबर का महीना, दिल्ली में सर्दी दस्तक दे चुकी थी, लेकिन सरहद पर तपिश इतनी बढ़ रही थी कि उसकी गर्मी पूरे देश में महसूस हो रही थी। सेनाएं बैरक से बाहर थी। एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा था जिससे पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल बदलने वाला था। भारत अपने पड़ोसी से युद्ध के मुहाने पर था। ये ऐसी जंग थी जिसमें दुनिया की महाशक्तियों को भी चुनौती दी जानी थी। 1947 के बाद पहला ये एक मौका था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा था। तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर शानदार जीत को 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय फौज के अदम्य शौर्य और पराक्रम के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, जो इतिहास में किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर है। पाकिस्तान पर जीत के गोल्डन जुबली ईयर्स में मैं आपको 1971 के उन शूरवीरों की कहानी सुनाऊंगी, उस पराक्रम की कहानी बताऊंगी जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उनकी पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें जीत ली। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी को 81 सीटें मिली थी, लेकिन भुट्टो विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं हुए। पीपीपी के दबाव में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। यहीं से शुरू हो गई पाकिस्तान के विभाजन की मुहिम। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान के विभाजन की बीज पड़ चुके थे। इस मुहिम में 7 मार्च 1971 की तारीख हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी। पूरे ढाका में जय बांग्ला के नारे गूंज रहे थे। आज के बांग्लादेश और तब के पूर्व पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। ढाका के रेस कोर्स मैदान में करीब 10 लाख लोगों की भीड़ अपने नेता यानी शेख मुजीबुर रहमान का इंतजार कर रही थी। দেখে যান, ঢাকায় আসেন কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের অবুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। জয় বাংলা। शेख मुजीब पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों की अगुवाई कर रहे थे। दिसंबर 1970 में हुए चुनाव में 2 सीटों को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर मुजीब की पार्टी अवामी लीग की जीत हुई। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की जोड़ी ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। मुजीब ने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के खिलाफ बुगल फूंक दिया। अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, जिनकी अगुवाई मुजीब कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना में पश्चिमी इलाके का दबदबा था। सेना को किसी भी सूरत में पूर्वी पाकिस्तान की सरपरस्ती मंजूर नहीं थी। राष्ट्रपति याहिया खान ने एक और पंजाबी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर बना दिया। टिक्का खान के हाथ में ईस्टर्न कमांड की बागडोर भी आ गई और यहीं से शुरू हो गई टिक्का खान के जुल्मो सितम की कहानियां। एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख लोग ऑपरेशन सर्च लाइट में मारे गए। 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने ही देश की फौज के जुल्म से बचने के लिए भारत में शरण लेने लगे। जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान में कसाई कहा जाने लगा। अप्रैल महीने में तो किसी दिन 50,000 से भी अधिक शरणार्थी भागकर भारतीय इलाकों में शरण लेने लगे। पूर्वी पाकिस्तान से भागकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम पहुंचे लाखों शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए। भारत की ओर से लगाए गए शरणार्थी कैंपों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी।
साल 1971 के मई महीने में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल के शरणार्थी शिविर में पहुंची। वहां से लोगों से पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म की दर्दनाक कहानियां सुनी, शरणार्थियों को मदद का पूरा भरोसा दिया। आप अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए अपने देश को छोड़ के हमारे देश आए हैं, लेकिन अन्याय और अत्याचार दूर तब होगा जब लोग वहीं रह के उससे लड़ें। हमारा देश गरीब है, लेकिन तब भी जब कोई कठिनाई में होता है तो हमारे सब लोग चाहे कितने ही गरीब हों उनकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। अब इंदिरा गांधी के सामने डबल चुनौती थी। पहली, पूर्वी राज्यों में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव रोकना। दूसरी, शरणार्थियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना। इंदिरा गांधी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान जिसे अंदरूनी मसला बता रहा है वो अंदरूनी नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। इंदिरा ने शरणार्थी समस्या पर विचार के लिए कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें तब के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया। इंदिरा गांधी के दिमाग में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को हल करने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ था, लेकिन आर्मी चीफ सैम उस फॉर्मूला पर तत्काल अमल के लिए तैयार नहीं थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए ठोस रणनीति के साथ पुख्ता तैयारी की जरूरत पड़ती है। जनरल सैम का अपना तर्क था। उन्होंने कहा भाई हम तैयार नहीं हैं, लेकिन जो अगले 5 महीने उन्होंने तैयारी की, मुक्ति बाहिनी को भेज दिया, नेवी के डाइवर्स के साथ भी भेज दिया, ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश हो गया है उधर भेजा उनको, और उनसे जो कारोबार हुआ 60,000 टन जहाज उन्होंने डुबा दिए। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में जब अपने ही मुल्क के लोगों पर सिपाहियों को गोली चलाने और अत्याचार करने के आदेश मिलने लगे तो पूर्वी बंगाल रेजिमेंट के अफसरों और जवानों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। करीब 7,000 सैनिक, पैरामिलिट्री जवान और पुलिस वालों ने आवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स का जन्म हुआ। इस बीच पाकिस्तानी हुकूमत ने पूर्वी पाकिस्तान के मामले में एक व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें भारत पर आरोप लगाया कि वो विद्रोहियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स अब मुक्ति वाहिनी बन चुकी थी। भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि हर तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की जा रही है। भारत ने करीब 1 लाख बंगालियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवाई। पारंपरिक युद्ध लड़ने के लिए करीब 30,000 सिपाहियों को बटालियनों के रूप में संगठित किया, जबकि 70,000 गुरिल्ला युद्धों के लिए ट्रेन किया। पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा था। धीरे धीरे सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय फौज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। पूर्व और पश्चिम दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन को पटखनी देने का इंतजाम हो चुका था, लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद भारतीय फौज सरहद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। पाकिस्तान ने एक मूर्खता कर दी। उसे लगा कि अगर भारत के पश्चिमी हिस्सों को वो निशाना बनाएगा तो भारत पूर्वी इलाकों से पीछे हट जाएगा। उसे भारत की तैयारियों का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के कई अहम हवाई अड्डों पर एक साथ बमबारी शुरू कर दी और युद्ध का आगाज हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने फौरन जवाब दिया। दुश्मन के इलाकों पर चुन चुन कर बमबारी होने लगी। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे से भारत में घुसने की कोशिश की। रामगढ़ के रास्ते जैसलमेर पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी टैंक बढ़ने लगे, लेकिन लोंगेवाल में मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी सीमा पर अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की।
आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश को संबोधित किया। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अस। पूर्वी कमान को पाकिस्तानी फौज को तबाह करने और पूर्वी पाकिस्तान के अहम ठिकानों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में पाकिस्तानी फौज के अफसरों ने पश्चिमी मोर्चे पर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान तैयार किया। पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर को भरोसा था कि वो आराम से जैसलमेर तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के 2000 से 3000 सैनिक जैसलमेर पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ने लगे तो राजस्थान के लोंगेवाल पोस्ट पर 23वीं पंजाब रेजिमेंट के करीब 100 जवान और अफसर तैनात थे, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी। कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने लोंगेवाल की लड़ाई से जुड़ी यादों को साझा किया था। हमें ये भी पता था कि ये फौज जो है हमारे से बहुत बड़ी है, इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे जवान थे 23 पंजाब रेजिमेंट के, उन्होंने बहुत दिलेरी और बहादुरी दिखलाई। हम घेरे में आ गए थे, चारों तरफ से घेरा पड़ गया था टैंकों के साथ, इन्फेंट्री के साथ, लेकिन जो हमारे जवान थे उनकी शहादत, उनकी दिलेरी, उनकी दृढ़ता, उसने बहुत अच्छा काम किया। पंजाब रेजिमेंट के सूरमाओं ने पूरी रात पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाल में रोके रखा। सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मदद के लिए पहुंच गए। उन दिनों जैसलमेर एयरबेस के कमांडर थे MS बावा। कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में रिटायर्ड एयर मार्शल MS बावा ने लोंगेवाल में एयरफोर्स के पराक्रम को इस अंदाज में याद किया था। रात को पूरी तैयारी करके हवाई जहाज लोड करके अपना वेपन लोड करके सुबह की इंतज़ार थी हमें। 10 मिनट पहले सुबह होने से चला के जहाज़ को उड़ा दिया ताकि वो फर्स्ट लाइट पे एनिमी के ऊपर पहुंच जाए। जब शुरू में लाइट आई सुबह 7:03 पर मेरे जहाज़ 2 पहुंच गए उधर। 2 और 2 रखे थे, 2 जाते थे, 2 आते थे, 2 जाते 2 आते थे। तो जब उधर पहुंच गए उन्होंने देखा थे टैंक तो बहुत नंबर पे थे वहाँ पे, तो उन्होंने मारना शुरू किया। नीचे से ये मारते थे गोला उनको, पर वो गोला हवाई जहाज स्पीड पे होता है, लगता नहीं है जल्दी से। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया। पहले हमला निपट, निर्घट और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। सभी बोट्स 4-4 मिसाइलों से लैस थी। कोई भी मिसाइल मिस नहीं हुआ और 3 उनके जहाज डूब गए। 500 के कुछ लोग घायल हो गए, कुछ मर भी गए। पहले PNS खैबर, फिर PNS चैलेंजर और PNS मुहाफिज को मिसाइल से बर्बाद कर पानी में डुबो दिया। पाकिस्तानी नेवी समझ गई थी कि बड़ा खतरा दूर नहीं। ऐसे में दिन रात कराची पोर्ट के चारों तरफ छोटे विमानों से निगरानी शुरू कर दी गई। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का वो ब्रह्मास्त्र था जिससे भारतीय लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे। INS विक्रांत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी PNS गाजी को बढ़ाया, लेकिन INS राजपूत ने 93 सैनिकों वाली पाकिस्तानी पनडुब्बी को तबाह कर दिया। जंग में बगैर एक भी गोला दागे PNS गाजी समुद्र में समा गई। सैम मानेकशॉ के दिमाग में पूरी रणनीति बिल्कुल साफ थी। उनका प्लान था कि पूरा फोकस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने पर लगाना है। उनको पता था कि पूर्व में पाकिस्तान हार गया तो उसके हौसले वैसे ही पस्त हो जाएंगे। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ भारतीय फौज की नहीं थी, इसके साथ कई अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका से आ रही थी। पाकिस्तान के सिर पर अमेरिका का हाथ था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पहले ही पाकिस्तान को पूरी मदद का भरोसा दे चुके थे, लेकिन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका को अंदाजा हो गया था कि भारतीय फौज के सामने पाकिस्तान ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद निक्सन और किसिंजर के बीच बातचीत होती है, जिसमें दोनों की बौखलाहट सामने आती है। पश्चिमी पाकिस्तान
वहां समस्या खड़ा कर रहा है। अगर वो बिना लड़े ही अपना आधा देश खो दें तो वो बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि इस तरीके से भी वो बर्बाद हो सकते हैं, फिर भी कहा जाएगा कि वो लड़े। तो पाकिस्तान की बात आपको परेशान कर रही है। हमने उसे चिताया था, उसके बाद भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन चुका था। पाकिस्तान की हार का मतलब था अमेरिका की हार। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिकी चाल समझ में आ गई। भारत ने तुरंत बांग्लादेश को मान्यता दे दी, लेकिन राष्ट्रपति निक्सन चाहते थे कि किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए, जिससे पाकिस्तान टूटने से बच जाए और अमेरिका की नाक भी नीचे ना हो। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत के साथ रूस खड़ा था। युद्ध से कुछ महीने पहले ही भारत रूस के बीच एक अहम समझौता हुआ था। रूस की दोस्ती संयुक्त राष्ट्र में भारत को बहुत काम आई। सुरक्षा परिषद में रूस के प्रतिनिधि याकूब मलिक ने मोर्चा संभाला। याकूब मलिक ढाका पर भारतीय सेना के कब्जे और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तक पश्चिमी देशों के भारत विरोधी प्रस्तावों पर लगातार 3 दिन तक वीटो करते रहे। दूसरी ओर बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान को तबाह होते देख अमेरिका ने 8 दिसंबर 1971 को अपनी नौसेना के सबसे मजबूत 7th फ्लीट को दक्षिण वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। गोपनीय दस्तावेजों से हुए खुलासे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत पर हमले का आदेश देकर अपनी 7th फ्लीट को आगे बढ़ाया। अमेरिकी नौसेना का 7th फ्लीट किंग क्रूज मिसाइलों, 70 लड़ाकू विमानों और परमाणु बमों से लैस था, जिसकी अगुवाई यूएसएस एंटरप्राइजेस कर रहा था। भारत को अमेरिकी 7th फ्लीट के आगे बढ़ने की खबर मिल चुकी थी। ये भी आ गया था, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि 7th फ्लीट आ रहा है। बहुत हमारे बाबू लोग जो हैं, मिनिस्टर लोग ज़रा डरे थे। मुझे बुला के पूछा, मैं को देखो 7th फ्लीट के पास है न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मगर वो कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनका अपना मुल्क नहीं बर्दाश्त करेगा। तो फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, अच्छा जो वो अपनी फ़ौज वहाँ लाएंगे, तो मैं कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर तो मैं अपने आप को कहूँ मैं सबसे बड़ा जनरल बना हूँ कि पाकिस्तान को भी हराया और अमेरिकन को भी हराया। पाकिस्तान की मदद के लिए ब्रिटेन ने भी चुपके से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को भारत की ओर रवाना कर दिया। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जंग का तीसरा मोर्चा खुलने वाला था। अमेरिका के 7th फ्लीट को आगे बढ़ता देखकर रूस ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बी भारत की मदद के लिए भेज दिया। हिंद महासागर में भी रूस की मिसाइलें तन गईं। हिंद महासागर में रूस की ताकत को देखकर अमेरिका घबरा गया। बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले ही 7th फ्लीट ने खिसकना ज्यादा बेहतर समझा, तो ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को मेडागास्कर की ओर भागना पड़ा। हर मोर्चे पर मात खाने के बाद पाकिस्तानी कमांडर्स ने पश्चिम में एक खास इलाके शकरगढ़ पर कब्जे का प्लान बनाया। ये इलाका भारत के नक्शे में चाकू की नोक की तरह घुसा हुआ दिखता है। शकरगढ़ भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद अहम ठिकाना था। इस इलाके पर कब्जे का मतलब था जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब को सुरक्षित रखना। शकरगढ़ सेक्टर के लालियाल और सरहद चक पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 16 मद्रास को सौंपी गई, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश खई। 16 मद्रास के जाबाजों को अच्छी तरह पता था कि लड़ाई कितनी भीषण होने वाली है। बसंतर की लड़ाई से जुड़ी यादों को न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने इस अंदाज में याद किया था। ट्रेंच में मैं, मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर, 2 ऑपरेटर, एक बटालियन नेट में
एक ब्रिगेड का नेट में, और टूवैसी साहब हमारे पास आ गए। मैं जैसा ही उनको ब्रीफ कर रहा था, उसी समय एक मीडियम आर्टिलरी शेल हमारा ट्रेंच के अंदर गिरा, और जैसा वो गिरा हम पूरा मिट्टी के अंदर दब गए। हमारा टूवैसी साहब वहां शहीद हो गए, और वो पांचों में से आज मैं ही जिंदा हूं। 16 मद्रास के जाबाजों ने तेजी से हर उस मोर्चे पर कब्जा कर लिया जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। इस भीषण युद्ध में पाकिस्तानी सिपाहियों का भी बहुत खून बहा। शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल और लुहाल गांव पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 3 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई, जिसकी चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर होशियार सिंह। जरपाल तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। दुश्मन ने पूरे इलाके में माइंस बिछा रखी थी, लेकिन मेजर होशियार सिंह ने माइंस से बचते हुए अपने जवानों के साथ जरपाल गांव पर कब्जा कर लिया। जरपाल की जंग में मेजर होशियार सिंह की मदद के लिए 17 पूरा हॉर्स के टैंक आगे बढ़े। इनमें से एक टैंक पर सवार थे 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अरुण खेत्रपाल का टैंक भी दुश्मन के निशाने पर आ गया। उनके टैंक में आग लग गई, लेकिन वो दुश्मन के टैंकों को आखिरी सांस तक निस्तनाबूद करते रहे। मरणोपरांत 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा रहा था। अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे जवान रेडियो पर प्रसारित होने वाली बुलेटिन का इंतजार करते थे, खासकर बीबीसी रेडियो के न्यूज बुलेटिन का। इसी से उन्हें पता चल रहा था कि किस मोर्चे पर क्या चल रहा है। जंग लड़ रहे फौजियों के चेहरे पर मुस्कान और मायूसी, दोनों में रेडियो बुलेटिन अहम किरदार निभा रहे थे। पाकिस्तान को लगातार पिटता देख अमेरिका की बेचैनियां भी बढ़ती जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन एक ऐसा रास्ता खोज रहे थे जिससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। भारत पाकिस्तान के बीच भीषण लड़ाई जारी थी। युद्ध से पहले तत्कालीन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ का अनुमान था कि ढाका तक पहुंचने में भारतीय फौज को करीब महीने भर लग जाएंगे, मतलब युद्ध 1 महीने तक चलेगा। लेकिन युद्ध शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर ही भारतीय फौज के जनरलों को समझ में आ गया कि पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है। दरअसल हर मोर्चे पर भारतीय फौज के आक्रमण के आगे पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ रहे थे। बात बांग्लादेश के सिलहट की है। गोरखा रेजिमेंट की एक कंपनी के कमांडर थे मेजर जनरल इयान कार्डोजो। गोरखा अपने अफसर का नाम ठीक से नहीं बोल पाते थे। ऐसे में कार्डोजो अपनी कंपनी में कारतूस साहब के नाम से मशहूर थे। कारतूस साहब की अगुवाई में गोरखाओं ने खुकरी से ही ऐसा धावा बोला कि पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। सिर्फ 750 गोरखा जवानों ने पाकिस्तानी फौज के 7000 जवान और अफसरों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के नेतृत्व वाली
4 कोर को मेघना नदी यानी ढाका के पास तक के इलाके को कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। इस कोर में गोरखा राइफल्स भी थी, जिसकी एक कंपनी के कमांडर थे मेजर इयान कार्डोजो। गोरखा जवानों के साथ मेजर कार्डोजो अट्टग्राम पर कब्जा करने आगे बढ़े। लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन कमांडर को अपने सिपाहियों पर पूरा भरोसा था। मेजर जनरल पोस्ट से रिटायर्ड कार्डोजो को अट्टग्राम की लड़ाई का हर दांव पेच अच्छी तरह याद है। This is the last खुकरी अटैक in the history of the world। जो हमारे सिपाही को हमने शिवन साहब ने ये हुक्म दी कि आप बंकर के ओपन चढ़ेंगे, ग्रेनेड अंदर फेंकेंगे, ग्रेनेड एक्सप्लोड करने के बाद खुकरी लेकर साफ करो। उस लड़ाई में हमने 32 पाकिस्तान को खुकरी के साथ मारा। अब बारी सिलहट पर कब्जे की थी। इस काम के लिए गोरखा राइफल्स को चुना गया। MI-4 हेलीकॉप्टर से जवानों को सिलहट में उतारा गया। सिलहट रवाना होते समय हर जवान के पास सिर्फ 100 राउंड गोलियां बची थी। खाना पानी बिल्कुल नहीं था। 1-2 दिन के लिए जंग लड़ने गई बटालियन को 9 दिनों तक लड़ना पड़ा। गोरखा जवानों ने सिलहट में इतनी बहादुरी से लड़ा कि दुश्मन की बड़ी फौज ने सरेंडर करना बेहतर समझा। इसी युद्ध के दौरान मेजर जनरल कार्डोजो का एक पांव एक लैंड माइन पर पड़ गया। इलाज के लिए वहां कुछ नहीं था। उन्होंने बिना वक्त गवाए खुकरी से ही अपना पांव काट दिया और अपने सिपाही से कहा, जाओ इसे मिट्टी में दफना दो। ऐसे जाबाज फौजियों को न्यूज़ 24 का सलाम। भारतीय सेना धीरे धीरे ढाका के करीब पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर दिल्ली में बैठे आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। ढाका में घुसने और निकलने के रास्तों को चारों ओर से बंद कर दिया गया। मानेकशॉ ने जनरल नियाजी को अपना पहला संदेश भिजवाया, जिसमें साफ साफ सरेंडर का सुझाव था। 13 दिसंबर 1971 की शाम के करीब 5 बजे भारतीय फौज ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया। पूर्वी पाकिस्तान के हर बड़े शहर पर भारतीय फौज का कब्जा हो चुका था। ढाका के मीरपुर ब्रिज पर मेजर जनरल गंधर्व नागरा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे। वो निजी तौर पर जनरल नियाजी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपने एडीसी के नोटपैड पर जनरल नियाजी के लिए एक संदेश लिखा, माई डियर अब्दुल्ला, आई एम हियर, द गेम इज ओवर। अपने संदेश में नागरा ने नियाजी को सलाह दी कि तुम मुझे अपने आप को सौंप दो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस वक्त भी ढाका में पाकिस्तानी फौज के 26,000 से ज्यादा अफसर और जवान मौजूद थे। तत्कालीन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने अब पूर्वी पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से सरेंडर की अपील वाले पर्चे गिराए जाने लगे। पर्चे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली समेत कई भाषाओं में पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में गिराए गए। पूर्वी और पश्चिम दोनों ही मोर्चों पर लगातार मिल रहे झटकों से पाकिस्तान बेचैन हो गया। राष्ट्रपति याया खान की आंखों के सामने कराची तबाह हो गया। उनके पाकिस्तान में ढाका की सीमा तक भारतीय जवान पहुंच चुके थे। ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना ने पूर्वी मोर्चे से भारत का ध्यान हटाने के लिए एक और बड़ा हमला करने का प्लान तैयार किया। पूरी प्लान के साथ पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया। पाकिस्तानी वायुसेना के 6 सैबरजेट विमान श्रीनगर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान श्रीनगर से सिर्फ कुछ मिनट के फासले पर थे। वहां 18 नेट स्क्वाड्रन के साथ तैनात थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो। आसमान में दुश्मन के F-86 सैबरजेट श्रीनगर एयरफील्ड पर बमबारी की तैयारी कर रहे थे। बगैर 1 सेकंड गवाए
फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह और धुमन ने तुरंत दुश्मन को जवाब देने का फैसला किया। सेकंड्स में भारतीय एयरफोर्स के दोनों पायलट आसमान में दुश्मन को ललकार रहे थे। दुश्मन के हमले में शेखों का नेट विमान भी निशाने पर आ गया। निर्मलजीत सिंह ने अपने साथी को संदेश दिया, धुम्मन अब तुम मोर्चा संभालो। श्रीनगर की रक्षा करते हुए परमवीर फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह शहीद हो गए। अब तक भारतीय वायुसेना के इतिहास का इकलौता परमवीर चक्र निर्मलजीत सिंह शेखों के नाम है। पूरब में हर मोर्चे पर लगातार मुंह की खाने के बाद भी ढाका में बैठे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को अब भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाएगा। अमेरिका युद्ध विराम के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। इस बीच ढाका के गवर्नर हाउस में एक अहम मीटिंग की खबर भारत के हाथ लगी। ढाका में मौजूद पाकिस्तानी नुमाइंदों और सेना के बड़े अफसरों का मनोबल तोड़ने के लिए शायद ही इससे कोई बेहतर मौका मिलता। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी पाकिस्तान के कंट्रोल रूम यानी ढाका के गवर्नर हाउस पर बम गिराने का बड़ा फैसला लिया। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ठीक 11:20 पर ढाका में गवर्नर हाउस पर बम गिराना था। पायलट आसमान में अपने फाइटर जेट के साथ पहुंच तो गए, लेकिन उनके पास गवर्नर हाउस का कोई नक्शा नहीं था। एक टूरिस्ट मैप की मदद से पायलट्स को अपना टारगेट ढूंढना था और यह काम सिर्फ 3 मिनट के भीतर ही करना था। मैंने देखा दूर से एक अफसर भागा आ रहा है, हाथ हिलाता हुआ, उसके हाथ में कागज़ भी था। मैंने हवाई जहाज़ रोक दिया, अपने कैनोपी खोली और ये ऑफिसर मेरे पास आए, कहने लगे सर दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। मैंने क्या मैसेज है? उन्होंने कहा कि चेंज इन टारगेट। मैंने कहा बेग योर पार्डन, चेंज इन टारगेट? कहता जी हाँ, ये सर्किट हाउस नहीं है, आपको गवर्नर हाउस पे अटैक करना है। टेक ऑफ के बाद में मैं ये मैप निकाला और ये गवर्नर हाउस को ढूंढने लगा। मुझे नहीं मिला। मैं कई बार मैप को राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, सब तरह से टटोला, लेकिन ये जगह नहीं मिली। लेकिन ढूंढते ढूंढते मुझे एक जगह मिली जिस पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट हाउस। मैं पहला था जिसने अटैक किया करना था, तो मैंने उस डोम को अपना टारगेट बनाया। मैंने अपना जो गन साइट थी वो डोम के बिल्कुल बेस में रखी और 16 रॉकेट्स दागे। ये रॉकेट्स डोम के बिल्कुल बेस में जाके लगे, छत के ऊपर। आसमान से ही पायलट्स की नजर एक बड़े कंपाउंड पर पड़ी। जहाज को नीचे करने पर पायलट्स ने देखा कि कंपाउंड में बड़ी बड़ी कारें आ रही हैं और गुंबद पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने समझ लिया कि उनका निशाना यही बिल्डिंग है। अंदर गवर्नर डॉक्टर ए.एम. मलिक अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि जॉन कैली भी अंदर ही मौजूद थे। गवर्नर हाउस पर भारतीय लड़ाकू विमानों से दनादन रॉकेट गिरने लगे। कैंपस में मौजूद हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। भारतीय विमान गवर्नर हाउस पर लगातार रॉकेट गिरा रहे थे। 1, 2, 10, 50 नहीं, 250 से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद भी गवर्नर हाउस की बिल्डिंग गिरी नहीं। इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 विमानों ने बैठक के दौरान ही गवर्नर हाउस की छत पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी। इस हमले ने ढाका में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसरों को बुरी तरह झकझोर दिया। गवर्नर मलिक ने लगभग कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी अभी भी आखिरी गोली तक लड़ने की बात कर रहे थे। वो युद्ध को लंबा खींचना चाह रहे थे। जनरल नियाजी की आखिरी उम्मीद
अमेरिका और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे। Do not come back. It is document of surrender. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग किए जाने की भारत की कोशिशों का विरोध कर रहे थे। कश्मीर मुद्दे को उठाकर अपने मुल्क को टूटने से बचाने का आखिरी दांव चल रहे थे। बौखलाहट में भुट्टो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनके मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ पक्षपात हो रहा है। You want to silence us by guns, silence our voices by arms. So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. You can do, because if you had left us a margin of hope, we might have been a party to some settlement. सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम की आखिरी कोशिश भी बेकार जाते देख पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो ने गुस्से में प्रस्ताव की कॉपी ही फाड़ दी। I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. सुरक्षा परिषद की मीटिंग से निकलने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ना बेहतर समझा। तब तक पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी समझ में आ चुका था कि अब पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। लास्ट बुलेट तक लड़ने का दावा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी भी जनरल मानेकशॉ के सरेंडर के प्रस्ताव पर विचार करने लगे। जनरल नियाजी और मानेकशॉ की उम्र में महज 1 साल का फासला था। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बने थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मानेकशॉ और नियाजी दोनों बर्मा मोर्चे पर एक साथ लड़ चुके थे, लेकिन अब दोनों दुश्मन देशों के जनरल के तौर पर आमने सामने थे। मानेकशॉ एक प्रोफेशनल फौजी थे। वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा खून खराबा हो। वो बार बार जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण की अपील कर रहे थे। रेडियो के जरिए भी जनरल नियाजी से सरेंडर की अपील की जा रही थी। मानेकशॉ ने 15 दिसंबर की शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक ढाका पर वायुसेना का हमला बंद करवा दिया। सैम ने भरोसा दिया था कि सरेंडर करने वाले सभी सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके साथ जिनेवा समझौते के मुताबिक युद्धबंदियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। साथ ही सैम ने चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तानी फौज सरेंडर नहीं करती है तो और भीषण हमला होगा। मानेकशॉ ने मेजर जनरल JFR जैकब को फोन किया और तुरंत ढाका पहुंचने को कहा। जनरल नियाजी ने जैकब को रिसीव करने के लिए ढाका हवाई अड्डे पर कार भेजी। जैकब को रास्ते में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने रोका भी, लेकिन भारतीय अफसर होने की तसल्ली के बाद ही जाने दिया। ढाका सेना मुख्यालय में मेजर जनरल जैकब की जनरल नियाजी से मुलाकात हुई। जैकब नियाजी को सरेंडर की शर्तें बताने लगे तो नियाजी की आंखें डबडबा गईं। उनके मुंह से अचानक निकला, कौन कह रहा है कि मैं हथियार डाल रहा हूं? पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल राव फरमान अली ने भी सरेंडर पर ऐतराज किया। जैकब फौजी नियाजी का दर्द समझ गए। उन्होंने तुरंत नियाजी को कोने में लेकर कहा कि अगर हथियार नहीं डाले तो वो उनके परिवारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर सरेंडर कर देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय फौज की होगी। सोचने के लिए 30 मिनट का समय देकर जैकब बाहर निकल गए। जैकब ये सोचकर परेशान थे कि अगर नियाजी ने सरेंडर से मना कर दिया तो क्या होगा।
30 मिनट के बाद जब जैकब नियाजी के कमरे में घुसे तो सरेंडर के कागजात टेबल पर ही पड़े थे। जैकब ने नियाजी से पूछा, क्या सरेंडर के लिए तैयार हैं? नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जैकब ने सरेंडर डॉक्यूमेंट उठाते हुए कहा, आई टेक इट एज एक्सेप्टेड। बहुत भारी मन से जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो गए। उन्हें आज भी जैकल ऑफ बंगाल यानी बंगाल का सियार कहा जाता है। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। ढाका के उसी ऐतिहासिक रेस कोर्स मैदान में जहां से शेख मुजीबुर रहमान ने करीब 9 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने पूरे दल बल के साथ MQ हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। रेस कोर्स मैदान में तब भारतीय फौज के 3000 अफसर और जवान मौजूद थे, जिनके चेहरे खिले हुए थे। सरेंडर के लिए खड़े 28,000 पाकिस्तानी फौजियों की आंखें झुकी हुई थीं। उनके मन में शायद यही तूफान उठ रहा होगा कि वो जिंदा वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। सोलह दिसंबर 1971 दोपहर 2:30 बजे। ढाका के रेस कोर्स मैदान में सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। जय बांग्ला का नारा चारों ओर गूंज रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा अपने पूरे दल बल के साथ रेस कोर्स मैदान में पहुंच चुके थे। दरअसल सरेंडर के लिए रेस कोर्स मैदान को चुनने की भी खास वजह थी। इस जगह का रहता एक था कि एयरपोर्ट पर कर लें, उधर हेलीकॉप्टर पे आएगा, उधर पर आके फिर हमने कहा ये गलत है, हम किसी पब्लिक जगह पर करेंगे। जैसे फोरमना रेस कोर्स जो है उधर वैसे मीटिंग वगैरह होती रहती थी, तो मैंने कहा हम का उसका सरेंडर उस जगह लेंगे ताकि तो लोगों को पता लगे कि बात। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रेस कोर्स मैदान में एक टेबल लगाई गई, जहां 2 कुर्सियां रखी गई थी। एक पर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा बैठे और दूसरी कुर्सी पर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। सरेंडर डॉक्यूमेंट पर पहले जनरल नियाजी ने दस्तखत किए और बाद में काउंटर दस्तखत जनरल अरोड़ा ने। नियाजी ने अपने कंधे पर लगे सितारे और पिस्टल उतारकर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा की ओर बढ़ा दिया। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर की है। पाकिस्तान के कुल 93,000 अफसर और जवानों ने सरेंडर कर दिया। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर है। ढाका में सरेंडर की खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनरल सैम मानेकशॉ ने दी। मिसेस गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच ऐलान किया, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की राजधानी है। जहां ढाका में सरेंडर हो रहा था, वहीं इस्लामाबाद में तख्तो ताज डोल रहे थे। 18 दिसंबर को एक सरकारी जहाज से भुट्टो को अमेरिका से इस्लामाबाद बुला लिया गया। 1 साल पहले 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे। चुनाव के नतीजे के मुताबिक मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन जनरल याहिया खान ने उनका रास्ता रोक दिया। लोकतंत्र के खिलाफ एक तानाशाह की सोच ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आखिर में वो खुद इतना मजबूर हो गया कि सत्ता की बागडोर भुट्टो के हाथ में सौंपनी पड़ी। जनरल याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का राष्ट्रपति और सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिक और अफसर भारत में युद्धबंदी थे। पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान के कई हिस्सों पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया। मजबूरन जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के सामने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। बातचीत के लिए जगह चुनी गई
शिमला। राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर के साथ शिमला पहुंचे। 28 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच कई राउंड की बातचीत हुई। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बातचीत फेल हो गई। भुट्टो किसी कीमत पर खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहते थे। बेचैन जुल्फिकार अली भुट्टो आधी रात को इंदिरा गांधी के कमरे में गए और गुजारिश की कि भारत युद्ध में बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दे। बदले में इंदिरा ने शर्त रख दी कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान ले। भुट्टो इंदिरा को भरोसा देकर चले गए। दुनिया के सामने 2 जुलाई 1972 को जो शिमला समझौता सामने आया, उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। कश्मीर समेत सभी विवादों का समाधान आपसी बातचीत से होगा। आपसी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। शिमला समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को रिहा कर दिया और जंग में जीती गई पाकिस्तान की 1-1 इंच जमीन वापस कर दी। लेकिन पिछले 5 दशकों में पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर लगातार जारी है। भारत को 1999 में करगिल युद्ध, 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले को अब भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर आज की तारीख में बांग्लादेश में भी कट्टरवादी ताकतें मजबूत हुई, लेकिन वहां लोकतंत्र की वापसी भी हो गई। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात 50 साल में भी नहीं सुधरे हैं। कभी सिंध तो कभी बलूचिस्तान आक्रोश की आग में दहकता रहता है। इस खास सीरीज में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार और निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।